Hello students, today through this video I would like to discuss some important essays of writing task 2. The first statement is financial education should be mandatory component of the school program. To what extent do you agree or disagree? फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो एक मैंडेटरी कंपोनेंट है स्कूल प्रोग्राम के लिए. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है मतलब जो हमें रिगार्डिंग हाउ टू मैनेज द फाइनेंस इस तरह के जो एजुकेशन है हमें प्रोवाइड करनी चाहिए एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स. क्या आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? अगर मैं डिसएग्री के बारे में बात करती हूँ, सो आई कैन से कि इट पुट बर्डन ऑन द लर्नर्स as they consider this is an extra subject. They will not pay much attention to it, so they will divert from the uh, actual learning of the main subjects, which directly put the negative impact on their academic score. So this could be the डिसएग्री पॉइंट कि नहीं ये मैंडेटरी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए. अनदर क्या हो सकता है इसका डिसएग्री का पॉइंट? हम ये भी कह सकते हैं कि मेंटल बर्डन होने से क्या हो सकता है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा. दे हैव ऑलरेडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स टू स्टडी इन द स्पेसिफिक लर्निंग आवर्स ऑफ अ स्कूल, एंड आफ्टर स्कूल दे हैव टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट. सो दे हैव टू स्पेंड मोर आवर्स फॉर द लर्निंग एक्टिविटी विच डायरेक्टली पुट एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल ग्रोथ. तो उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी, लिटरली हैम्पर हो जाएगी. तो ये दो डिसएग्री के पॉइंट हैं. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एग्री का ये कह सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन से क्या होगा, दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग द मनी इन देयर लाइफ एंड दे विल ट्राई टू सेव मनी एंड दे विल नॉट डू एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव. तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, वो मनी को सेव करना लग जाएंगे बिकॉज दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ड अर्नड इनकम ऑफ द पेरेंट्स. तो ये क्या रहेगा, एक एग्री के दो डिसएग्री के करे हैं. उन्होंने पूछा था टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में जब हम लिखेंगे जनरल लाइन रिफ्रेजिंग दैन थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस में हम ये कह सकते हैं आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एंड आई विल इलेबोरेट माई व्यूज रिगार्डिंग दिस इन दी बिलो पैराग्राफ्स. बॉडी पैराग्राफ 1 में आप एक डिसएग्री का पॉइंट हाईलाइट कर देंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में अनदर डिसएग्री का पॉइंट हाईलाइट करेंगे, देन बॉडी पैराग्राफ 3 में आप एक एग्री का पॉइंट हाईलाइट करके फिर जब आप अपना ओपिनियन देंगे तो आप अपना ओपिनियन डिसएग्री के फेवर में देंगे. एक्सटेंड था तो ज़्यादा मेरे पास किसके पॉइंट्स नहीं लेते डिसएग्री के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. फाइन. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पीपल बाय अ प्रोडक्ट इफ इट फुलफिल्स देयर नीड, देयर इज नो नीड फॉर एडवर्टीजमेंट. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? पीपल जो है वो बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को जो फुलफिल करते हैं उनके नीड को, तो इसलिए हमें एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है. मतलब वो वही प्रोडक्ट को बाय करेंगे दैट मीट देयर नीड्स, है ना. तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है. आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? अगर डिसएग्री के पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं तो क्या हो सकता है कि नहीं, एडवर्टीजमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट एज इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच पीपल कैन गेट द इंफॉर्मेशन about the products that are available in the market. Second, advertisement is a medium through which people can come to know about the different products so that they can compare the products. और एडवर्टीजमेंट क्या करता है, दो रीज़न है डिसएग्री के कि एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए. एडवर्टीजमेंट एक तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लोगों को क्या बनाती है, एक्टिव कंज्यूमर बनाती है. दूसरा डिसएग्री का फेवर ये हो सकता है कि ये बताती है कि नहीं, एडवर्टीजमेंट एक ऐसा मीडियम है जिससे लोगों को पता लगता है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना. अब अगर हम एग्जांपल ही ले लें तो कितने ही टूथपेस्ट की ऐड है जो क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को क्या बताते हैं, उसके हाईलाइटिंग फीचर्स बताते हैं और उसके पर्पसेस को एक्सप्लेन करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि कुछ जो टूथपेस्ट हैं दैट आर ओनली एज अ स्वीटनर, वो माउथ फ्रेशनर का काम नहीं करते, सिर्फ टेस्ट बर्ड्स की तरह यूज़ किए जाते हैं. हाउएवर अदर जो है वो एक्चुअल में डेंटल प्रॉब्लम को क्योर करने में हेल्प करते हैं. सम जो होते हैं वो सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए होते हैं, दोज हु हैव सेंसिटिव टीथ. तो ऐसे जो एडवर्टीजमेंट है वो अवेयरनेस स्प्रेड करती है, वो उनको बताती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं. प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और इंट्रोडक्शन में भी बेस्ट है. तो ये डिसएग्री का फर्स्ट पॉइंट रहेगा. दूसरा क्या रहेगा कि स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल. तो अगर एग्री की बात करते हैं कि हाँ प्रोडक्ट्स, लोग क्या है, पीपल आर क्वाइट एजुकेटेड दीज डेज, दे हैव enough knowledge, they can easily recognize the need, है ना, and they can choose the product according to that only, है ना. प्रोडक्ट क्या है,
प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स को लेके पीपल हैव सेट देयर ओन ओपिनियन, नाउ दे हैव बिकम स्मार्ट कंज्यूमर्स, so they consider all the factors and by comparing the products feature in terms of money, quality, quantity, so there is no need of advertisement, they are enough educated to select and to buy the product according to their own need, नॉट एज पर द नीड फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे दो एग्री के दो डिसएग्री के मैंने डिस्कस करते हैं, इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा इसमें लिख सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज नाउ डेज प्लास्टिक मनी रिप्लेसमेंट सच एज क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन मोर देन बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस। तो क्या है प्लास्टिक मनी रिप्लेसमेंट्स, क्या है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सट्रीमली लोगों द्वारा यूज़ करे जा रहे हैं, तो उन्हें इनफ नीड नहीं है बैंक नोट्स की और कॉइन्स की, इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताने हैं। तो इसका जो थीसिस रहेगा क्या रहेगा, आई विल इलाबोरेट द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस ट्रेंड इन द बिलो पैराग्राफ्स। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप इसके डार्क साइड्स को हाईलाइट करेंगे, दैन आप कंक्लूजन में बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 के लिखे हुए कंटेंट को पैराफ्रेज करके रैप अप करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, इको फ्रेंडली मैथड है ना, फॉर पेपर करेंसी वी हैव टू कट मैनी ट्रीज, तो ये क्या है एक इको फ्रेंडली मैथड है। तो ये भी बोल सकते हैं बैंक जो प्लास्टिक मनी का हमें बेनिफिट हो रहा है, तो दूसरा क्या हो सकता है बेनिफिट हमारे पास प्लास्टिक मनी का ये है कि प्लास्टिक मनी जब लोग यूज़ करते हैं दे गेट मैनी फीचर्स, दे गेट मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम द बैंक अथॉरिटीज़, है ना, कि अगर आप एक स्पेसिफिक बैंक का कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको उस कार्ड को यूज़ करने के ऊपर भी बहुत सारे क्या करते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जब आप कार्ड पेमेंट करते हैं तो जब आप कोई बाय करते हैं चीज़ कार्ड पेमेंट के थ्रू भी कई बार आपको जो शॉपकीपर है वो भी बेनिफिट्स दे देते हैं। तो ये दो क्या रहेंगे आपके पास बेनिफिट्स रहेंगे। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, तो ड्रॉबैक्स क्या होगा कि पेपर करेंसी ना होने की वजह से जो इकॉनमी है उसके ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ड्रॉबैक इसका ये रहेगा कि एक इसकी एक लिमिटेशन होती है टू यूज़ द कार्ड इन अ डे, है ना, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट यूज़, सो इट मे पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बाइंग कैपेसिटी ऑफ अ बायर। Next statement is overfishing has become a very common practice in many countries. Why is so? What are the solutions for this problem? ओवरफिशिंग क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा फिश को कैच कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत कॉमन होगी है कंट्रीज़ में। स्पेसिफिकली कौन सी कंट्रीज़ में होगी, जहाँ पे कोस्टल एरियाज ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पे फिशिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसके क्या रीजंस हैं, दो रीजंस हो सकते हैं कि जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वो क्या करेंगे, दे हैव नो सब्सटीट्यूट ऑफ मील, तो वो उनका जो डाइट है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ़िश के ऊपर। सो दे कैच मैक्सिमम फ़िश फॉर फुलफिल देयर नीड ऑफ ईटिंग, तो इसके लिए वो क्या करेंगे एक्सेस में कैच करेंगे, तो क्या होगा ओवर फिशिंग हो रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है ट्रेड हो सकता है। ट्रेड कैसे हो सकता है कि जो कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं तो ऑब्वियसली उनका जो ऑक्यूपेशन रहेगा वो भी फिशिंग से रिलेटेड होगा, फिश शेल, फिश ऑयल बनाना, फिश से रिलेटेड मेडिसिन बनाना, है ना, फिश से रिलेटेड एक्वेरियम्स बनाना, तो वो इसी ऑक्यूपेशन में एंगेज रहेंगे, तो वो भी ओवर फिशिंग का एक रीज़न हो सकता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड रीज़न ऑफ द ओवर फिशिंग, अम्यूजमेंट पर्पज़ भी हो सकता है। कोस्टल एरियाज़ के लोगों की लेजर हैबिट्स भी यही होंगी, तो लेजर एक्टिविटीज़ भी यही होंगी। दीज आर द रीजन्स ड्यू टू विच पीपल आर कैचिंग द फिश इन एन एक्सेसिव मैनर। इफ़ आई टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो एनिमल प्रिवेंशन एक्ट्स को लेके जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, है ना, दे शुड कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल सो दैट दे कैन नॉट कैच द फिश बियॉन्ड द लिमिट, they catch it in a limited way to fulfill their needs. Apart from this, for amusement purpose, catching of fish should be strictly banned by the government so that people can switch to the another leisure activities. Along with this, क्या हो सकता है कि food को लेके they should try to get food from the other nations at subsidized rates so that they can get variation in their food rather than depending on the fish only for their for fulfilling their need of ईटिंग। तो इस तरह के भी सॉल्यूशंस आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। कंक्लूजन में आपने इसको रैप अप कर देना है इजीली कंटेंट को जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में हाईलाइट करा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एसेस फॉर द सितंबर month. I wish you like this video and you will definitely do the brainstorming in the same way before going to your exam. Wish you best of luck.